Hello everyone, Namaskar. Welcome to my channel Education with SS. डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आपके साथ इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक शेयर कर रही हूँ। आशा है पसंद आएंगे और पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक पर। नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने जाना व्हाट इज आइडियलिज्म। पिछले सारे वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उन्हें देख सकते हैं। आइडियलिज्म विचारवाद के रिएक्शन में नेचुरलिज्म फिलॉसफी आई। ये सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये जानना। आखिर ये फलसफा है, लाइफ का फलसफा। और जो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम नेचर से जुड़ते हैं हम सारी अपनी जितनी भी परेशानियां हैं सब भूल जाते हैं। तो कैसे नेचर से जुड़ना चाहिए, कैसे नेचर हमको हील अप करता है, तो देखते हैं आज इस फलसफा ने हमारे लाइफ को, हमारे जिंदगी को कैसे अफेक्ट किया है और एजुकेशन को कैसे प्रभावित करता है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले objectives of this video: to understand history and of the development of naturalism, to understand metaphysics, epistemology and axiology, या तत्व ज्ञान और आचार मीमांसा जो किसी भी दर्शन को जानने के लिए जरूरी है। Then, according to these three, we will draw some fundamental principles of naturalism and understanding the forms of naturalism. Then, naturalistic education has so many characteristics. So, to understand these, how can we use naturalism in education? We should know the characteristics of naturalistic education, and then impact of naturalism on various data of education, and lastly critical analysis of the impact of naturalism on education and self evaluation. तो जल्दी से शुरू करते हैं, चलिए आगे बढ़े। आज का टॉपिक, सबसे पहली बात हमको ये जाननी जरूरी है कि हिस्ट्री क्या है इसके डेवलपमेंट की। तो दोस्तों, इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और लेकिन सोचना तब शुरू करता है जब चारों तरफ से घिर जाता है। विचारवाद बहुत अच्छा दर्शन होने के बावजूद इसके जो हायर वैल्यूज थे, ट्रूथ, गुडनेस, ब्यूटी एंड आइडियाज, स्पिरिचुअल लाइफ, सोल, spirit, these were all not very easy to understandable for the common people. तो उन्होंने डिपेंडेंसी इनकी बढ़ती जा रही थी एंड दे वर एब्सोल्यूट डिपेंड ऑन द अदर्स। और ये चीजें जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है जिनके पास नॉलेज है वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जैसा कि हमारे भारत में भी हुआ। तो यूरोप में भी एब्सोल्यूटिज्म, फॉर्मलिज्म, ऑटोक्रेसी, प्यूरिटेनिज्म और पीएचिज्म यानी कि अति नैतिकतावाद और अति धार्मिकतावाद फैल चुका था, राजतंत्र था। तो ऐसे में जब इंसान चौक हो गया, उसका दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया गया, तब उसी समय पे साइंस भी प्रोग्रेस कर रहा था। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में साइंस ने बहुत सारे विकास किए और बहुत सारी मान्यताओं को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। पिछली मान्यताओं को एक नए सिरे से एक पुनरुत्थान किया, रिनेसेंस। तो वो स्टार्ट हुआ, सोशल रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए और वेरियस सोशल फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड रेशनलिज्म। तो ये कॉज बना। और दूसरी बात, दो इम्पोर्टेंट जो फिलोसोफर थे उसमें वॉल्टेयर इम्पोर्टेंट, उनका जो विवेकवाद है, रैशनलिज्म, उन्होंने अपने व्यूज दिए इन द अपोजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल सप्रेशन। एक जब इंटेलेक्चुअली अपने आप को हायर और दूसरे को लोअर मानता है तो सप्रेशन बढ़ जाता है, खाई बढ़ जाती है। ऐसा सब जगह हुआ दुनिया भर में। तो यही चीज वहां पर वॉल्टेयर ने इसके अगेंस्ट अपना वाद रखा, अपना दर्शन रखा। वहीं रूसो ने अपना आइडिया दिया पॉलिटिकल राइट्स के फॉर्म में, और उन्होंने इस रूमानी प्रकृतिवाद के रूप में इस दर्शन का विकास किया। और मुख्य रूप से जो इसमें दर्शन का दार्शनिक रूप से जो कंट्रीब्यूशन है वो है जेम्स वाट का। आगे बढ़े। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस फिलोसफी को डेवलप करने में। तो जेम्स वार्ड है, रूसो है। रूसो के मेन कंट्रीब्यूशन एमील। सबसे पहली बात, रूसो लाइफ में पूरी जिंदगी इन्होंने 30 साल तक अपने लाइफ बिल्कुल घूमते हुए बिता दिए और बहुत ही दरिद्रता में बिताए। उसके बाद इन्होंने
समझा कि कैसे हम इन सारी दरिद्रता से दूर हट सकते हैं, कैसे इन जंजीरों से हम इंसान को बाहर निकाल सकते हैं। और उन्होंने एमील जैसे एक महान ग्रंथ की रचना कर डाली, जिसमें कि एक काल्पनिक बालक है एमील, और उसकी एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी अमंग मेन, न्यू हेलोइज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट उनकी थी कृति जो थी वो थी कन्फेशन। चार्ल्स डार्विन आप जानते हैं, लेमार्क, इन लोगों ने बायोलॉजिकल थ्योरी जो दी इवोल्यूशन की, उसने नेचुरलिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। पॉम्टे, हक्सले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हर्बर्ट स्पेंसर का है। उन्होंने कहा द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। अब जो नॉलेज, जो सोक्रेटिस कहते थे नॉलेज इज वर्च्यू, वो चेंज होने जा रहा था, बदल गया था, पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा था नेचुरलिज्म में। देखते हैं, किसी भी दर्शन को समझने के लिए हमें जानना है तीनों क्षेत्रों को, और वो है सबसे पहले मेटाफिजिक्स। 4 क्वेश्चन इसके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि पूरी बात समझ में आ जाती है। व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी? तो नेचुरलिज्म का आंसर क्या होगा? ओनली नेचर, प्रकृति। हु क्रिएटेड यूनिवर्स? सो नेचुरल लॉज, नेचर। एंड उसमें इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। देखिए, जब कोई दिमाग में पहले से बात बैठी हो, किसी के जहन में कोई चीज दबी हो कि हाँ भाई ऐसे ही होता है, तो वो किसी नई चीज के लिए एकदम से तैयार नहीं होता। तो उसको बनाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। और यही मेहनत जो है वो मेटाफिजिक्स के माध्यम से नेचुरलिज्म ने की। एटॉम, एनर्जी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और इसके आधार पर वेरियस फॉर्म्स भी बनी नेचुरलिज्म की, हम आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बनता है, क्या ईश्वर है? गॉड? नो, एब्सोल्युटली नो। और सोल का एग्जिस्टेंस, स्पिरिट क्या है? सोल इज अ मैटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस, यानी कि जब मैटर में कॉन्शियसनेस, जीवन के लक्षण आ जाए, दैट्स इट सोल। इसके अलावा पदार्थ जन्य चेतन तत्व से अतिरिक्त और कुछ नहीं है सोल। और लाइफ का फिर एम क्या है? दैट इज हैप्पीनेस इन नेचर, नेचर के साथ में खुश जियो, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। इस मेटाफिजिक्स के आधार पर नेचुरलिज्म के कुछ फॉर्म्स बनी, जैसे एटॉमिज्म। एटम के आधार पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये संसार एटम से बना है, एनर्जी से बना है, एनर्जी वर्क करती है हर प्रोसेस में। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो डार्विन लैमार्क की देन थी, उन्होंने कहा कि ये पूरा जो सिस्टम है एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के माध्यम से करोड़ों वर्षों में बना है, कोई सत्ता किसी और जगत की नहीं है, सिर्फ इस एक ये भौतिक जगत है। इसी तरीके से मैकेनिकल नेचुरलिज्म ने तो सारी जगत को एक यंत्र बना दिया, ह्यूमन बॉडी को भी यंत्र कहा, और ये समझाया कि ये सिस्टम्स होते हैं जिनके माध्यम से ये सारा काम होता है। इसमें कोई ऐसा अलग से विचार या या, या कि माइंड को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें, ऐसा कुछ नहीं होता। डायलैक्टिक जो मार्क्सिज्म की देन थी, उन्होंने द्वंद देखा कि एक हायर और लोअर स्टेटा हो जाता है। इस दर्शन का जो प्रकृतिवादी इस क्षेत्र का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ा हमारे इकोनॉमिक्स पर। और ह्यूमैनिस्टिक नेशनलिज्म भी आया, जिसमें कि ह्यूमन नेचर को ज्यादा एम्फसाइज किया गया, यानी उसकी साइकोलॉजी को, उसके इंटरेस्ट को वो ज्यादा एम्फसाइज कर, तो ह्यूमनिस्टिक फॉर्म बना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज बाय रूसो, एंड दैट वाज नेम्ड एज रोमांटिक नेचुरलिज्म, यानी रूमानी प्रकृतिवाद। रूसो ने एक रूमानी प्रकृतिवाद दिया, जिसमें कि उन्होंने शिक्षा की बात की और कैसे इस पूरे सिनेरियो को कैसे बदला जा सकता है, इस तरफ अपने बात कही। ये देखिए, इन आधार पर, इन सारी मेटाफिजिक्स के आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई नेचुरलिज्म इज कॉल्ड द फिलॉसफी ऑफ मेटाफिजिक्स। डिस्कस। तो ये चीजें हर एक को, इसमें पॉइंट को आपको डिस्कस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र रह गए, उसमें से एक है ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। अगेन टू क्वेश्चंस आर देयर। व्हिच नॉलेज इज ट्रू नॉलेज? सत्य ज्ञान क्या है? दैट इज ओनली नेचर एंड नेचुरल लॉज, इनकी ज्ञान सही है। सो कैसे जाने? हाउ हाउ कैन वी नो दिस नॉलेज? ओनली थ्रू सेंसेस। आंसर क्या है? सेंस के थ्रू। तो हमारी इंद्रियों से जो सीखने वाला ज्ञान है वही सही है। इसके अतिरिक्त कोई कहे कि हम अंतर्मन से, हम आंख मीच के, या कि हम मनन चिंतन करके कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं मानते हैं। और एक्सियोलॉजी आप देखिए, क्वेश्चन वही, इटर्नल वैल्यूज, मॉरलिटी, राइट कंडक्ट क्या है, राइटस कंडक्ट, इस बारे में नेचुरलिज्म कहता है कि अगर आप नेचुरल लाइफ जिएंगे तो नेचर अपने आप आपको इटर्नल वैल्यूज, मॉरलिटी, राइटस कंडक्ट सब समझा देगा। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? बाय नेचुरल लाइफ। नेचर के साथ जियो,
तो आप सब इन्हीं सारी चीजों से खुद ही आपके भीतर ये डेवलप हो जाएंगी। सो डोंट गो फार फ्रॉम नेचर। चलिए देखते हैं नेचुरलिज्म की डेफिनेशन। तो और ज्यादा क्लियर कर देंगे कि नेचुरलिज्म आफ्टर ऑल था क्या। ये रिएक्शन था आइडियलिज्म के अगेंस्ट, सप्रेशन के अगेंस्ट। तो जेम्स वार्ड ने कहा दिस इज द डॉक्ट्राइन व्हिच सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड। देखिए अब बात आ गई कि विचार जगत को बिल्कुल नकार देना है। सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर एंड सेट अनचेंजेबल लॉज एज सुप्रीम। और आर आर बी बेरी ने जो बात कही उसमें ये हाईलाइटेड लाइट्स हैं जो मैंने ब्लैक कर रखी है, वो देखिए। साइंटिफिक नॉलेज इज फाइनल, लीविंग नो रूम फॉर एक्स्ट्रा साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल नॉलेज। तो कोई भी विज्ञान से बाहर कोई विज्ञान है तो वो सब प्रकृतिवाद नहीं है। तो प्रकृतिवाद ज्ञान जो है वो केवल विज्ञान के ज्ञान को ही सही मानता है। चलिए अब चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं इन्हीं तीन, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी से, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। देखिए यूनिवर्स किससे बना है? बाय नेचर, ओरिजिनेटेड बाय नेचर। ओनली फिजिकल व्हाट इज ट्रू। एंड स्पिरिट, व्हाट इज स्पिरिट? कॉन्शियसनेस इन मैटर यानी पदार्थ जन्य चेतन तत्व। ह्यूमन इज बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर, नेचर की कृति है। डेवलपमेंट नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस में जो एम ऑफ लाइफ है वो क्या है? हैप्पी लिविंग। कैसे मिल सकती है हैप्पी लिविंग? थ्रू नेचुरल लाइफ। और बेस्ट नेचुरल लाइफ क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ आप देखिए चार्ल्स डार्विन ने कितनी अच्छा से स्टेटमेंट दिया है और उसमें समझाया है कि फिटेस्ट किसे कहेंगे। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change। तो वो जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिव है वही सरवाइव करता है, वही फिट है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत स्ट्रांग हो गए तो वो सर्वाइवल फिट हो गया और वो सर्वाइव करेंगे। नो, जो चेंज के साथ अपने आप को, क्या कहते हैं ना, सीधे दरख्त अगर आंधी आती है तो गिर जाते हैं, और जो अपने आप की दिशा बदल लेते हैं, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, वो तूफानों में भी बनी रहती हैं। तो सर्वाइवल बहुत जरूरी है, फिट बनना। और स्टेट इज नॉट सुप्रीम पावर। यहाँ पर फिर से अगेंस्ट आ गया। आइडियलिज्म में आपने देखा कि स्टेट वॉज सुप्रीम, बट हियर द पीपल आर सुप्रीम। अब जानते हैं नेचुरलिज्म एजुकेशन के लिए क्या डेफिनेशन देता है। सो अकॉर्डिंग टू रूसो, रूसो जिनका पूरा नाम है जीन जैकस रूसो, 1712 टू 1778, 30 इयर्स इनके उनकी भी थे, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनका कहना है एजुकेशन इज द डेवलपमेंट फ्रॉम विदिन, नॉट एन एक्रीशन फ्रॉम विदाउट, and it comes through the working of natural instincts and not through the response to external force। तो बाहर से एकदम से अगर हम बच्चे को बहुत सारे नॉलेज के साथ में उस पर थोप देंगे तो दैट इज नॉट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो। और पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए कैसे। एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इननेट पावर। यहाँ पर इन्होंने फिर इननेट पावर की बात की है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नेचुरल डेवलपमेंट होना जरूरी माना है, हार्मोनियस डेवलपमेंट यानी सारी क्वालिटीज का इक्वल डेवलपमेंट हो, और साथ में प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो। इसकी एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जैसे ही हम नेचर में जाते हैं तो हम अपने आप को हील फील करते हैं। कोई नेचुरल साइट्स भी देख लें तो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। सो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेचुरल एजुकेशन का, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, वो है बैक टू नेचर। ये इनका नारा था, दिस वाज स्लोगन गिवन बाय नेचुरलिज्म। All things as are good as they come from the hands of author of nature, everywhere they degenerate in the hands of man। तो रूसो ने ये कहकर नेचर को हाईएस्ट बताया। और रॉस ने अपनी किताब में प्रेजेंट किया है कि कैसे अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज नेचुरलिज्म देता है। इन्होंने कहा द ट्रेनिंग दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्कूल एंड बुक्स बट ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ एक्चुअल लाइफ ऑफ एजुकेट, दैट इज एजुकेशन। तो इन्होंने किताबी ज्ञान का विरोध करना, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Progressive education means according to the age of child।
रूसो ने कहा है नेचर wills that children should be children before they are men. If we seek to pervert the order, we shall produce the forward fruits without ripeness and flavor. यानी कि हमको उनके नेचुरल डेवलपमेंट में हिंड्रेंस नहीं लानी चाहिए. And the most important one is negative education. Negative education, जिसको रॉस ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया है, it is not they does not give virtues, but it protects from vice. It does not inculcate truth, but protect from error. सत्य नहीं बताता, लेकिन error से बचाता है, त्रुटि से बचाता है. It disposes the child to take the path that will lead him to the truth when he has reached to understand it, and to goodness when he has acquired the faculty of recognizing and loving it. जब तक बच्चा जानता ही नहीं है कि वो क्या जान रहा है, क्या नहीं जान रहा है, उसे कुछ भी बताना बेकार है. उसे तब बताने देना चाहिए, तब उसे वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बना देना चाहिए जब उसमें वो समझ आ जाए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसे आगे समझते हैं. रूसो ने कहा द फर्स्ट एजुकेशन ought to be purely negative. It consists not at all in teaching virtues or truth, but in shielding the heart from vice and mind from error. Okay? Earlier and more often the child are exposed to nature, happier, healthier and brighter they become. So, natural education. नेगेटिव एजुकेशन को डीपली समझने के लिए हम इस चार्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एजुकेशन समझना, थ्योरी समझना एक अलग चीज है और प्रैक्टिकली उसको कर पाना वो तभी संभव है जब हम इसको पूरी तरीके से समझ पाए. हाईलाइटेड पॉइंट इसमें क्या है, नो डायरेक्ट टीचिंग. तो डायरेक्ट टीचिंग क्या है जो नहीं करना है. सपोज किसी बच्चे को अगर हम समझा रहे हैं, किसी पजल में रखा, तो पजल में हम अगर उसे बताते जा रहे हैं कि गो राइट देन लेफ्ट देन टेक राइट एंड देन लेफ्ट एंड यू आर ऑन योर डेस्टिनेशन, तो आपका एक्सपोज, आपने ये समझाया है, ये आपका प्रेजेंटेशन है, ना कि बच्चे ने कुछ समझा. सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट टीचिंग. तो करना क्या है, टीचर ओनली प्रोवाइड एन एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग, और स्टूडेंट लर्न अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्रेस, देयर एज, देयर इंटरेस्ट एंड देयर विल. टीचर को केवल प्रोटेक्ट करना है, उसको हार्म से, रॉन्ग से, गलत से, एक उसको सही पाथ पर लाना है और गलत की तरफ से बचा लेना है. सो यू कैन सी दिस ब्लू शील्ड इज लाइक अ टीचर. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम नेगेटिव एजुकेशन अरेंज करते हैं, नेचुरल सेटिंग में होनी चाहिए, आर्टिफिशियल वे में नहीं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चों को नेचुरल सेटिंग में ले जाकर उनको समझाना. दूसरी बात आती है, बच्चों को जो भी वो सीख रहे हैं उसमें उन्हें इंजॉयमेंट आना चाहिए, बर्डन से कुछ ना सीखें. whatever we learn with pleasure we never forget. और तीसरी बात, जो स्टूडेंट प्लेजर फील करते हैं कब, जबकि वो सेल्फ एफर्ट करते हैं लर्निंग में. तो देखिए, जो बच्चा सेल्फ एफर्ट करके सीख रहा है वो सबसे ज्यादा हैप्पी होगा, और जो बच्चे उसी चीज को किताबों में रट के पढ़ के सीखेंगे वो सब सही नहीं होगा. सो दिस इज नेगेटिव एजुकेशन. हम टीचर्स को और पेरेंट्स को, सभी को, बच्चों से, जितने भी जो भी चाइल्ड रेयरिंग से जुड़े लोग हैं, उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि नेगेटिव एजुकेशन के लिए हमें किस प्रकार से उसको अरेंजमेंट करना चाहिए, एनवायरनमेंट देना चाहिए, ये सब कैसे हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड फ्रीडम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड इन एजुकेशन. चाइल्ड इज हायर देन टीचर. As you can see in the statement of Rousseau, author of nature made all things good. Man meddles with them and they become evil. तो हमें उसको, उसकी फ्रीडम को, उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करना है. Emphasis on training of senses. ये भी इस कैरेक्टरिस्टिक है नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की. Education should prepare the ways for reason by the proper exercise of senses according to Rousseau. तो ये देखिए, आप इसमें जान सकते हैं कि नेचर के साथ में बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, और फ्रीडम जो है उसको सबसे ज्यादा, उसकी अपब्रिंगिंग में उसको सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनाती है. These are characteristics of naturalistic education: back to nature, opposition of bookish knowledge, progressive education, negative education, freedom and importance of child and training of senses. तो ये रिकैप करने के बाद आगे बढ़ते हैं. Aims of education is first of all perfect human machine.
यानी ह्यूमन मशीन, ह्यूमन को मशीन माना है, एंड एजुकेशन शुड मेक ह्यूमन मशीन as good machine as possible by attending it to its constitution, by elaborating it and making it capable of more and more complicated tasks, रॉस ने कहा। तो लियो टॉल्स्टॉय ने भी यही बात कही है, our body is a machine for living, it is organized for that, it is its nature, let life go on it in it unhindered and let it defend itself। अपने आप इसे चलने दो, अपने आप बढ़ने दो, ये अपने आप को ठीक कर लेगी, नेचुरल वे में ठीक करेगी। सो इस मशीन को हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी जो एम्स हैं उसमें आता है मैक्ड्यूगल के द्वारा दिया गया सब्लिमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज, मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण, उन्हें सही रास्ते पे लाना। इसी तरीके से डार्विन और लैमार्क ने दिया प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो स्पेंसर है, हार्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने एजुकेशन में कंप्लीट लिविंग एम दिया, जो कि एम्स में भी आपने जाना था। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग, जो आपने सीखा वहां तक सीमित उन्हें नहीं रखना, फॉर शी वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। तो दूसरे समय में जब आए हैं तो उनकी नीड अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं, तो आप अपने समय की जो लर्निंग है उन पर क्यों थोपते हैं? तो दैट शुड बी चेंज। कंप्लीट लिविंग एम ऑफ एजुकेशन जो स्पेंसर ने दिया, उसमें 5 इंपॉर्टेंट, इसे आप 5 अपनी फिंगर से भी याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है ह्यूमन लाइफ में। सबसे पहला कोई भी जीव होता है वो सेफ्टी करता है, यानी कि आत्म सुरक्षा। तो सेल्फ सेफ्टी के लिए वो सबसे पहली जरूरत सीखेगा। फिर उसके बाद में वो अपनी लिवलीहुड, आजीविका कमाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। जब पैर पर खड़ा हो जाएगा तो अपनी संतति पालन यानी चाइल्ड रेयरिंग, देयर सेफ्टी, इन सब की बातें सोचेगा, यानी अपना परिवार। फिर उसके बाद वो जब अपने परिवार में पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से सफल होगा, तो तभी वो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर पाएगा। एंड देन अगर उसके पास टाइम बचता है तो थोड़ा सा अवकाश के लिए भी वो समय निकाल पाएगा। सो दीज आर 5 एसेंशियल एक्टिविटीज इन एनी लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बात और कही, सोसाइटी एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। अब देखिए ये बिल्कुल आइडियलिज्म का उल्टा है, सोसाइटी मेंबर्स के लिए, ना कि मेंबर सोसाइटी के लिए। सो इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, नॉट द सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, उसमें कंजर्वेशन बाय बर्नार्ड शॉ, रेशियल अचीवमेंट्स का कंजर्वेशन करो, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, टीपी नन, जिससे आपने मेरी वीडियो पहले जो एम्स के ऊपर थी, एजुकेशन के एम्स, उसमें भी देखा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एम बाय नेचुरल डेवलपमेंट। रूसो ने कहा, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द चाइल्ड फॉर स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल एंड इननेट पावर। यहाँ पर वॉल्टेयर का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, नेचर हैज ऑलवेज हैड मोर फोर्स देन एजुकेशन। तो ज्यादा से ज्यादा जो नेचर है वो ज्यादा एजुकेशन ही नेचर से ही हो जाती है, ये वॉल्टेयर ने अपने स्टेटमेंट में नेचर को एम्फसाइज करते हुए बताया। देखते हैं करिकुलम कैसा होगा फिर, नेचुरलिस्टिक करिकुलम। इन रूसो ने जो अपने स्ट्रक्चर दिया था, एमी यानी कि काल्पनिक बालक, और सोफिया इन्होंने गर्ल की कल्पना की थी, एक काल्पनिक बालिका का नाम है। और एक फेमस जो उनकी कृति है अमील, उसमें उन्होंने इस करिकुलम को शो किया कि अगर अमील की हम एजुकेशन अरेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे। इन्फेंट एज में देयर शुड बी नो करिकुलम, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एज है तो नेगेटिव एजुकेशन और प्ले ज्यादा रखें। एडोलसेंट एज में मेंटल पावर्स डेवलप हो जाती हैं, मैथ्स, हैंडीक्राफ्ट, सोशल वर्क, लैंग्वेज वगैरह लाएं। यूथ, इन्होंने कहा मेंटल जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दें। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स सेंसेशन। और विमेन के लिए कहा एजुकेशन ऑफ हाउस होल्ड चोर, यानी ही imagined women not to be educated equal to male, so that at this point he was absolutely wrong. आगे देखते हैं
स्पेंसर ने भी जो अपनी सेटिंग दी थी, ये सारे 5 उद्देश्य बताए थे, इसके अकॉर्डिंग भी करिकुलम दिया था। उन्होंने कहा कि दिस इज अ हायरार्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेल्फ सेफ्टी, तो हाइजीन, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह समझाएं। देन लिवलीहुड, उसके लिए साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, ज्योग्राफी पढ़ाएं। चाइल्ड रेयरिंग के लिए फिजियोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, हेल्थ, साइंस वगैरह सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। और सोशल पॉलिटिकल लाइफ के लिए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह को समझाएं। एंड देन लास्ट में उन्होंने कहा कि लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, ये तो बिल्कुल सबसे नीचे की बातें, बिकॉज ये दीज आर जस्ट यूजफुल इन द लेजर, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए ही ये चीजें यूज होंगी। तो इन्होंने एक हायरार्की देकर ऊपर साइंस और नीचे लिटरेचर को ला दिया। लेकिन हक्सले ने कहा बोथ इंक्लूड बोथ लिटरेचर एंड साइंस विद इक्वल एम्फेसिस। तो ये इन्होंने नेचुरलिज्म के जो ये करिकुलम है इसका क्रिटिसिज्म भी है और आगे एडजस्टमेंट ये किए गए। Now we should understand teaching methods according to naturalism. So there are some principles for teaching methods जो naturalism कहता है. Learning by self experience and by doing. रूसो ने कहा, give your scholar no verbal lesson, which he should be taught by experience alone. Teach by doing whenever you can, and only fall back to words when doing is out of question. जब करना, जब शब्दों से में तब आइए जबकि करके समझाना आपके पॉसिबल ना हो। तो जब बच्चा खुद से सीखता है तो वो बहुत एंजॉय करता है। जो दो प्रिंसिपल है वो है फ्रीडम इन एजुकेशन, यानी पढ़ाते पढ़ते समय पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, एंड लर्निंग बाय प्लेइंग। कुछ मेथड्स जो हमारा नेचुरलिज्म देता है वो ह्यूरिस्टिक है, डिस्कवरी, डाल्टन, डायरेक्ट मेथड, फ्रॉबल का प्लेवे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सकर्शन मेथड, एक्सेट्रा। रॉस ने कहा नेचुरलिस्ट एजुकेटर राइटली थिंक्स लेस ऑन हिज ओन एक्सपोजिशन but much more on the learning experience of pupil. So this is a big change. इसने एजुकेशन को पूरा बदला है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आता है डिसिप्लिन। तो रूसो ने कहा पनिशमेंट तो नेचर खुद देगा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचर इंप्रूव सेल्फ डिसिप्लिन। और स्पेंसर ने कहा हिडोनिस्टिक थ्योरी, यानी सुख दुख का सिद्धांत, जो काम करने में उसे सुख मिलेगा वो करेगा और जो दुख मिलेगा तो वो उसे छोड़ देगा। तो ये सुख दुख का सिद्धांत और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस दो मेथड बताते हैं डिसिप्लिन के। टीचर, एक तरफ वो कहते हैं कि नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा चारों ओर फैली प्रकृति हमारी महान शिक्षिका है। दूसरी तरफ जो नेचुरलिज्म है रूसो, उन्होंने साफ कहा कि बीइंग द मेंबर ऑफ इविल सोसाइटी, इस बुरे समाज का सदस्य है टीचर, तो वो पर्दे के पीछे ही होना चाहिए, बिहाइंड द कर्टन। तो प्यूपिल क्या है, तो यहाँ इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, सेंटर है, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड फुल ऑफ फ्रीडम, प्लेस इसकी हायर है टीचर से। स्कूल नेचुरल सेटिंग में होने चाहिए हमेशा। अब देखते हैं इस दर्शन का मूल्यांकन करके कि क्या मिला। देखिए मेरिट्स क्या है, इस दर्शन ने पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदला, बहुत सारा परिवर्तन किया था, लोगों को समझाया था, डेमोक्रेसी को लाया गया था, और एक जो राजतंत्र में और इस सारी सिचुएशन को बदल के और सामने एक नया पुनरुत्थान हुआ था, वो भी इसी दर्शन की देन है। तो देखिए शिक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, और ये दर्शन फ्रीडम ऑफ चाइल्ड के लिए ये कहलाता है मैग्ना कार्टा ऑफ फॉर चिल्ड्रन। टीचिंग मेथड्स आर वेरी गुड, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज तो बिल्कुल नहीं है, अनइमोशनल, भावहीन है, जब आपने भाव वाले सारे सब्जेक्ट्स नीचे रख दिए तो भावहीन शिक्षा हो गई। दूसरी तरफ अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, लो लेवल एम्स हैं, नो इम्पोर्टेंस टू टीचर, एंड डिसिप्लिन थ्योरीज आर आल्सो नॉट वेरी गुड। तो इस आधार पर हम इसकी लिमिटेशंस कह सकते हैं कि इन चीजों को अगर हम ठीक करें देन दिस फिलॉसफी इज वेरी गुड। चेक करते हैं नॉलेज को, क्या क्या सीखा हमने। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, अगर हम फिलॉसफी में कहें कि इसकी मेटाफिजिक्स का दर्शन है और आइडियलिज्म ज्ञान मीमांसा का, तो डिस्कस करो क्यों है। जस्टिफाई कीजिए नेचुरलिज्म इज अ फिलॉसफी of teaching methods and describe important teaching methods. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो सारे ही बन जाते हैं, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन, हार्मोनियस एजुकेशन, हेडोनिस्टिक डिसिप्लिन एंड सो ऑन।
इसी तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि सब्लिमेशन ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एम किसने दिया, हेडोनिस्टिक डिसिप्लिन किसने दिया, कंप्लीट लिविंग एम किसने दिया, पेस्टोलॉजी ने जो 3 शब्द लिए उसमें से एक शब्द क्या है, मोस्ट पॉपुलर बुक रूसो की कौन सी है, और इमेजिनरी फीमेल कैरेक्टर रूसो ने क्या बनाया था, और इसी प्रकार से लास्ट क्रिएशन रूसो की क्या है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिखे हुए हैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा अपनी नॉलेज को। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हमेशा ऐसे ही आप अपने फीडबैक देते रहिएगा, जिससे कि मैं प्रेरणा लेकर ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। थैंक यू।